करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है. लेट अस जस्ट ब्रीफली ब्रश अप. लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम वी सॉ द रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर using a very lovely equation. Rho theta is rho 0 1 plus alpha theta minus theta 0, and here rho theta was the resistivity at temperature theta, rho 0 was the resistivity at temperature theta 0, and alpha was called temperature coefficient. इसका ऐसा यूनिट is per डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. याद रखना, न्यूमेरिकल में अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और तुम्हारा ये पर डिग्री सेल्सियस में है तो वी आर गुड. बट अगर ये पर केल्विन में दिया है और तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, यू विल नीड टू कन्वर्ट इट टू केल्विन. ऑलराइट, सो रिमेंबर दैट. उसके बाद वही सेम r थीटा इज r0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0, वही रेजिस्टेंस का इक्वेशन था. उसके बाद हमने ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज देखा. हमने एक बहुत बेहतरीन इक्वेशन देखा. हमने एक बेहतरीन आइडिया ये किया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल ड्यूरिंग ओपन सर्किट कंडीशन इज कॉल्ड ईएमएफ एंड इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन. पेंस भरने की ये डिनोटेड एज एप्सिलॉन. इसमें करंट फ्लो होता नहीं ओपन सर्किट कंडीशन में, एंड एज अ रिजल्ट तुमको मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है. ऑन द अदर हैंड, जब आप बैटरी को लगाते हो किसी उसमें किसमें सर्किट में, एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज नॉट कॉल्ड ईएमएफ बट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज डिनोटेड एज एप्सिलॉन. ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पर दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग ओपन सर्किट, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग क्लोज सर्किट. इसमें करंट नहीं फ्लो होता, इसमें करंट फ्लो होता है. इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं होता, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है. और इन दो को रिलेट करता हुआ इक्वेशन है V इज एप्सिलॉन माइनस IR, वेयर V इज टर्मिनल वोल्टेज, एप्सिलॉन इज EMF, I is current, and R is internal resistance. आज लेक्चर खत्म होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम कराऊंगा इस चीज को लेके, ध्यान में लेके, तो कीप दैट इन माइंड. उसके बाद आगे बढ़े थे हम, और आई थिंक रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल देखा था. तो इन सीरीज द करंट रिमेन सेम एंड RS इज R1, RS is R1 plus R2 plus plus Rn. I'm going to use this today. And parallel में 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus plus 1 by Rn. So this was all that we saw last time. आज इससे आगे बढ़ना है, और आज का सबसे पहला कार्यक्रम है जूल इफेक्ट. So what is जूल इफेक्ट? Let me first tell you what that is, and फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों होता है और उसका माने क्या है, उसका आइडिया क्या है. So the topic's name is electrical power Joule effect. Okay. Now in a very basic idea, मेरे पास एक रेजिस्टर है R, which is connected between 2 points A and B in a circuit, and this is the battery. Voltage is V. Negligible internal resistance ऐसा मान रहे. अब इसमें से पॉजिटिव में से करंट आई शुरू होता है, and this current flows through the resistor R. Joule observed that when current flows through a resistor R और वो उसको टच करता है तो रेजिस्टर गर्म लगता है. ये इफेक्ट आपने भी बहुत बार देखा है. आप अपने मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, टच करते हैं, गर्म लगता है. ये आपके घर में ट्यूबलाइट चल रही होगी, जाके टच करो उसको, थोड़ी गर्म लगेगी. फ्रिज के बाजू में खड़े रहो, टच करो, गर्म लगेगा. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड बाय जूल, दैट व्हेन करंट passes through a conductor, heat energy is liberated. So
This effect of heat energy being liberated is called Joule effect. So, and this heat energy is called Joule heat. This effect is called Joule effect, and the heat is called Joule heat, and the heat is called Joule heat. Now we are out here to discuss कि ये हीट एनर्जी पैदा क्यों हो रही है, कहां से ये हीट एनर्जी पैदा हो रही है. सेम सर्किट की बात करूंगा मैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डू यू अग्री दैट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स जिनके बीच में रेजिस्टर है और करंट पास हो रहा है. सो आई एम स्टार्टिंग माय डेरिवेशन बाय सेइंग कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी. A and B having potentials VA and VB respectively. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल है VA, पॉइंट बी का पोटेंशियल है VB. अब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, isn't it same as the potential difference of the battery? So from the figure, V is VA minus VB, but of course A is at a higher potential as compared to B. So we observe that A is at higher potential and B is at lower potential. And यही फंडे से मैं आपको बता दूं, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. क्योंकि करंट को हमने क्या कंसिडर किया है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ना. तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट. तो करंट अगर ए से बी जा रहा है तो इसका मतलब ए हाई पॉट पे है, बी लो पॉट पे है. सो ए इज एट अ हायर पोटेंशियल, बी इज एट अ लोअर पोटेंशियल एज करंट फ्लोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुई, फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, आपको पता है करंट का इक्वेशन क्या होता है? आई इज क्यू बाई टी, है ना. तो सबसे पहली बात ये उड़ा देता हूं मैं, ये जूल को भी उड़ा देता हूं मैं, ऊपर वाले जूल को, इधर वाले. अच्छा, स्टे विथ मी. अच्छा, लेट अस से वी नो करंट I delta Q by delta T. So how much is the charge? Isn't it I delta T? Equation number 2. Now मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर कोई भी चार्ज पोटेंशियल VA पे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? Q into VA. The electric potential energy of this charge at point A is delta QVA, and at point B potential energy is delta Q into VB. चार्ज जब A पे था उसका पोटेंशियल डेल्टा Q into VA पोटेंशियल एनर्जी, एंड B पे जब आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा Q into VB. So what is the change in potential energy? Change in electric potential energy, delta U. Isn't it U final minus U initial? फाइनल कौन सा है? डेल्टा क्यू वीबी, एंड इनिशियल क्या है? डेल्टा क्यू वी ए. तो डेल्टा क्यू को मैं ले रहा कॉमन, वी बी माइनस वी ए. बट वी ए माइनस वी बी तो वी है, तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा? माइनस वी. सो यहां से डेल्टा यू मिल गया माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी. इसको तो उड़ाना पड़ेगा. एंड अरे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किधर है? अरे कहां से ऐड करूं पार्टिसिपेंट्स? ये निकल कैसे गए? आ गए? We are all good? Everybody has joined? Okay. All right. So delta U is minus Q, delta Q into V. And what is delta Q? Isn't it I delta T?
So delta U is minus V I delta T. Now अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो डू यू अग्री बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल. द टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट वो वाला फंडा. तो माइनस ऑफ माइनस वो. सो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मिल गया. तो इसका मतलब अभी पब्लिक को सर इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. हाँ बढ़ी ना, क्यों नहीं, बिल्कुल. इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्जेस जब यहां से यहां गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. बट लेट मी टेक यू बैक टू दैट conductor, positive charges, negative electrons and stuff. When the electron goes from one end to the other end, does this kinetic energy increase all the way? तुम बोलेगे why not sir? There is a problem. बंदा बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और जैसी थोड़ी बहुत बढ़ी वो तो जाके टकरा गया पॉजिटिव आयन के साथ. तो सारी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई थी वो सब एनर्जी उसने किसको दे दी? पॉजिटिव आयन को. उसी तरह जहां जहां टकराया सारी एनर्जी, जैसे सपोज तुम दौड़ते हुए जाते हो और किसी पिलर से टकरा जाते हो, डू यू एग्री तुमने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारी तो स्पीड 0 हो गई, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी गई कहां? वो तो पिलर को मिल गई. तो अब वो पिलर जो है वो पॉजिटिव आयन वो और कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है. इट कैन नॉट गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बट इट कैन ओनली परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मिली, पहला उसका ऑसिलेशन ऐसा ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी के मिलने के बाद ऑसिलेशन ऐसा ऐसा होता है, और वो सारी एनर्जी ये हीट एनर्जी बन के बाहर आ जाती है. इसलिए जब तुम वायर को टच करते हो तुमको गर्म लगता है. सो दिस काइनेटिक एनर्जी which is gained by the charges, gained by the electrons, is given to the positive ions during collisions. And collisions के दरमियान वो positive ions को मिलता है. The positive ion can only perform vibrational motion, and this vibrational kinetic energy, the positive ion perform vibrational motion, and this vibrational kinetic energy is given out as heat energy. तो अब कारण पता चल गया कि हीट एनर्जी निकलती क्यों है. इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, पॉजिटिव आयन को सारी एनर्जी मिल जाती है, वो पॉजिटिव आयन का वाइब्रेशन बढ़ जाता है एंड फाइनली वो सारी एनर्जी हीट बन के बाहर निकल जाती है. तुम भी कूदना शुरू करो, थोड़ी देर बाद तुम्हारे में से भी निकलेगी क्या? हीट एनर्जी. यू वांट टू ट्राई दैट? यू कैन ट्राई दैट. सो ये सारी हीट एनर्जी, अगर कोई तुमसे पूछे हीट एनर्जी क्या है, इट इज एक्चुअली द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयंस. ऑलराइट, तो ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी दी गई पॉजिटिव आयंस को, और पॉजिटिव आयन से ये निकल गई वाइब्रेशनल एनर्जी बन के हीट एनर्जी. सो अपने को ये हीट एनर्जी का अभी तक इक्वेशन नहीं मिला है, तो अपने को लेने का है. सो द वर्क डन नाउ by the work energy theorem, the work done, delta W, isn't it same as delta K? So this is VI delta T. This work done is lost as heat, and the heat energy per unit time, the power lost is given as, power is work upon time. So वर्क वह हाजिर है हमारा वर्क, ये रहा ऊपर वी आई डेल्टा टी और उसके नीचे एक और डेल्टा टी. सो वी आई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी कट, और मिल रहा है
एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन, P इज VI, ब्लू कलर, ऐसा कोई कलर नहीं जैसा ब्लू कलर. एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज बाय ओम्स लॉ, V क्या होता है? IR. तो V की जगह में IR लगा दूं तो पावर कितना बन जाएगा मेरा? I स्क्वायर R. और उसी तरह I की जगह व्हाट इज I? V बाय R. तो I की जगह V बाय R लगा दूं, दिस इज ऑल्सो V स्क्वायर बाय R. So you can see energy lost per unit time, power is VI, it is also equal to I square R and it is also equal to V square by R. टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, टेक्स्ट बुक में इतना लिखा है. पर मैं यहां खत्म नहीं करूंगा, मैं इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर करूंगा, क्योंकि अब ये 3 इक्वेशन हैं, भले तीनों एक ही सोर्स में से निकले हैं, कुछ चेंज करके सब एक ही तरह बन जाएंगे, बट क्या कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? एक और इसको देख के तो ऐसा लगता है हाँ कोई भी यूज करो, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो. लेट मी टेल यू दैट. सो लेट्स राइट दैट एज अ नोट कि कौन सा कब यूज करना है. तो विल राइट दैट, पुट दैट एज अ नोट. नोट दैट, वेयर इज द रेड, ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई. कोई तुमसे कहे व्हाट इज द पावर गिवन बाय द सेल और बैटरी, तब तुम बोलोगे पावर गिवन बाय द सेल और द बैटरी P इज VI, जहां पे V इज द वोल्टेज, द EMF और द टर्मिनल वोल्टेज एंड I इज द करंट. तो कितना पावर डिलीवर हुआ है सेल या बैटरी से? P इज इक्वल टू VI. सेकेंडली, कोई तुमसे पूछे पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब या हीटर एक्सेट्रा, तो हम लिखेंगे पावर रेटिंग P इज V स्क्वायर बाय R. आपको पावर रेटिंग पता? नहीं? बताओगे कि नहीं बताओ? छोड़ो यार, कि जानने की इच्छा हो रही है. मैं तो बताऊंगा ही. अच्छा, आप में से काफी लोग इलेक्ट्रिकल की दुकान पे बल्ब लेने गए होंगे. आप जाके क्या बोलते हैं? एक बल्ब दे दो. नहीं, घर में से बोला होता ना 40 का बल्ब लाना, 60 का बल्ब लाना, 25 का लाना, 100 का लाना. तो ये क्या है 25, 40, 100? ये क्या है? ओके, डजंट मैटर. आप जब तुम बोलोगे 60 का बल्ब दो, तो जब तुमको 60 का बल्ब देगा कभी खोल के देगा? ये बल्ब का ऊपर का मुंडी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर लिखा होगा 60 वॉट 230 वोल्ट, ऐसा लिखा होगा. नेक्स्ट टाइम बल्ब लेने जाओ ना जरूर देखना, 60 वॉट 230 वोल्ट. व्हाट डज दिस मीन? दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस. पावर रेटिंग, इसको कहते हैं पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस. अर्थात अगर तुम इस डिवाइस को 230 वोल्ट पे यूज करते हो, it will give you a power of 60 watt. So if you use it at 230 volt, it will give you a power of 60 watt. This is the P, this is the P and this is the V that I have used here. इस इक्वेशन से तुम बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड कर पाओगे. So ये भले इक्वेशन एक जैसे लग रहे हैं पर सबका इस्तेमाल अलग अलग है. एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, power lost or consumed as heat. एक ही इक्वेशन, वही अपना अप्रतिम P is I square R. जैसे ही कोई तुमको पूछे what is the power lost, matter is closed. Power lost का इक्वेशन P is I square R. एंड यही इक्वेशन सारे पावर कंपनियों को बहुत टेंशन देता है. आपको अंदाजा है क्यों? आपको पता है टॉरेंट पावर वाले ये सब इस इक्वेशन से बहुत डरते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3 P is I square R and R is constant, तो P proportional to I square, that is
power lost as heat is directly proportional to the square of the current, not to the current, to the square of the current. This equation number, let me call it number 4. This equation is called Joule's law. This is Joule's law. So what is Joule's law? That the power lost as heat is directly proportional to the square of the current flowing through the circuit. तो इससे डरते क्यों है इतना, बताता हूं. वो सीक्रेट भी थोड़ी देर में आउट करूंगा. पहले बात कर लेते हैं. ये जूल हीट, एक्चुअली तो ये हीट एनर्जी अनडिजायरेबल होती है. तुम्हारी काफी सारी एनर्जी गर्मी में वेस्ट हो जाती है. बट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि गर्मी में भी हमको ये गर्मी का काम दे जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक आयन इस्त्री यही यूज करती है जूल हीट, और वो हीट से कपड़े प्रेस हो जाते हैं. तुम्हारा इलेक्ट्रिक केटल, आप बड़े होटल बड़े रिसोर्ट में जाओ तो वहां पे चाय बनाने का मशीन होता है, उसमें पानी डालो और फिर उसका प्लग करो, थोड़ी देर में पानी उबलने लगता है. क्या होता है? यही फंडा. वो इलेक्ट्रिक केटल, तुम्हारा घर पे इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो ये सारी चीजें जूल हीट का इस्तेमाल करती हैं और हमको मस्त काम देती हैं. और टोस्टर बीस्टर सब एवरीथिंग, तुम्हारा गीजर एवरीथिंग. तो कुछ कुछ जगह पे तो इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, पर कुछ कुछ जगह पे बहुत ही डेंजरस हो जाता है. क्यों? लेट मी टेल यू. राइट नाउ वी आर यूजिंग पावर एट 230 वोल्ट, बट पावर स्टेशन से जो बड़े बड़े केबल निकलते हैं उनके ऊपर पावर इतने वोल्टेज पे जाता है. हैव यू एवर नोन इट? हैव यू एवर फाउंड आउट? अराउंड 20,000 to 40,000 वोल्ट. तभी तो पावर बड़े बड़े जो क्या बोलते उसको टावर लगाया ना, उसके नीचे स्कल एंड क्रॉसबोन्स का मोटिव होता है डेंजर 20,000 वोल्ट. गलती से गए तो लग गए, तो बी केयरफुल. तो ये ऐसा क्यों करते हैं सर? 230 पे है तो 230 पे पावर ट्रांसफर करो ना. आप ये भूल जाते हो कि ये टॉरेंट पावर है सपोज, उसको दूर दूर गांव देहात में भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पावर. एंड दिस इलेक्ट्रिकल पावर इज सप्लाइड यूजिंग केबल्स. बड़े बड़े जाड़े जाड़े केबल्स, जो आप कहीं से भी नजर उठा के देख लो तो आसमान में दिखाई देंगे बड़े बड़े केबल्स. तो अभी तो धीरे धीरे सब अंडरग्राउंड होने लगे, बट अभी भी हैं कुछ कुछ जगह पे. ऑल दीज केबल्स हैव रेजिस्टेंस आल्सो, तो वो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा एनर्जी खाएगा. लेट मी शो यू. सपोज लेट्स टेक दिस केस. से द इलेक्ट्रिकल पावर टू बी सप्लाइड is P is equal to VI. This power is supplied, this is done through cables, और ये cables की resistance है RC, having resistance RC. We would like to know कि इसमें से कितना पावर ये केबल का रेजिस्टेंस खा जाएगा. So the power lost as heat ड्यू टू RC, पावर लॉस एज हीट का इक्वेशन तो हमारे पास पढ़ा ही है. PC is I square RC. Hey, what is I? Isn't it P by V? So P square by V square into RC. I think this equation is quite fruitful in telling us that P और RC तो constant है. तो you agree? PC is proportional to 1 by V square. In short, जितना वोल्टेज ज्यादा उतना पावर लॉस्ट एज हीट ड्यू टू केबल्स कम. तो अब तुमको तो अब इसमें से बहुत सारा पावर अगर लॉस्ट हीट हो गया तो तुम भेज क्या रहे हो? तुमने 100 वॉट निकाल के भेजा, उसमें से 50 वॉट तो हीट में उड़ गया, तो बचा 50 वॉट, तुम्हारी तो कंपनी मत हो जाएगी. तो व्हाट डू यू वांट? सर हमको पावर लॉस कम चाहिए, तो वोल्टेज बढ़ा दो. वोल्टेज बढ़ा दो, 20,000 30,000 40,000 कर दो, पावर लॉस्ट एज हीट एकदम कम हो जाएगा. मैं आपको बता दूं, तुम 20,000 वोल्ट पे भी अगर ट्रांसफर करते हो ना तो कंपनी को मिनिमम 10 से 15% TND लॉस होता है. 10 से 15%. वो अपने से ही वसूलते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. हमसे ही ज्यादा वसूल किया जाता है. बट 20,000 पे ट्रांसफर करने के बावजूद भी 10 से 15% का लॉस हो तो तुम सोचो वो सिर्फ 400 पे ट्रांसफर करेगा तो 2 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, घर बैठ जाएगा. सो
ये चीज को अवॉइड करने के लिए दे ट्रांसफर दिस एट very high voltage to reduce power lost in the cables. Alright, so this is a very important idea. What I want you to do, I'll give you 10 seconds. You write these 3 important things and we'll move on. Just write this, just dot it, or you can take a screenshot also. Okay. Time to open your textbooks. Open your textbooks to page number 112. We are doing illustration 3.5. Let's go. Illustration 3.5, page 112. I'm taking this off now. Anybody has any question? नो क्वेश्चन. आपको ये एक और बात बता दूं, वैसे ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं डिस्कस करी है उतने डिटेल में, पर फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज हुआ है. मैं जब बल्ब की बात कर रहा था तभी शायद मैं यूज कर रहा था, ये बात अचानक याद आई. व्हाई डू दे यूज टंगस्टन फिलामेंट यार? एल्यूमिनियम का फिलामेंट या स्टील का वायर ऐसा कुछ यूज क्यों नहीं कर लेते? बिकॉज टंगस्टन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस. 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है. एंड एडिसन ने, एज आई टोल्ड यू, टंगस्टन फिलामेंट यूज होती है बल्ब में. क्यों टंगस्टन यूज होती है? बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस. इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट और किसी फिलामेंट का नहीं है. एडिसन ने न जाने कितनी फिलामेंट उड़ा दी टंगस्टन के उसको फाइंड करने में. एंड उसको ये पता चला कि टंगस्टन के 2 स्टेज है. नॉर्मल, तुमने स्विच चालू करी, ये करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी. सो टंगस्टन विल गो फ्रॉम नॉर्मल टू रेड हॉट. और करंट बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा. फ्रॉम रेड हॉट इट विल गो टू व्हाइट हॉट. एंड इट इज एट व्हाइट हॉट स्टेज दैट इट एमिट्स लाइट. तो सर हमको ये रेड हॉट स्टेज क्यों दिखाई नहीं देता? बिकॉज नॉर्मल से व्हाइट हॉट इट गोज इन अराउंड 10 माइक्रोसेकेंड. तुम जैसे ही स्विच चालू करो, नॉर्मल से रेड हॉट से व्हाइट हॉट 10 माइक्रोसेकेंड में पहुंच जाता है. एंड एज ए रिजल्ट हमको ये बीच का स्टेज नहीं दिखाई देता. हमने सिर्फ जैसे लाइट चालू की, रोशनी हो गई. वेरी गुड. बट लेट मी टेल यू, जैसे आप स्विच बंद करते हो ना, तो व्हाइट हॉट से रेड हॉट से नॉर्मल आने में करीबन 1000 माइक्रोसेकेंड निकल जाते हैं. और कैन यू सी, करीबन 100 गुना ज्यादा टाइम. एंड एज ए रिजल्ट अगर आप अंधेरे कमरे में अचानक लाइट बंद कर दो ना बल्ब, तो आपको वो एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए वो ये रेड हॉट स्टेज दिखाई देता है. हैव यू एवर सीन? अचानक लाइट बंद करते हो बल्ब, तो एक राइट लाइन दिखाई देती है तुमको उसमें. आई एम श्योर यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इज दिस स्टेज, जो एकदम कुछ मोमेंट के लिए रहता है, मे बी सम मिली सेकेंड और समथिंग. तो वो दिखाई देता है हमको और तुरंत वापस नॉर्मल आ जाता है. तो जाते हुए नहीं दिखाई देगा ये स्टेशन, पर रिटर्न आते हुए गाड़ी स्लो आती है और तुमको ये स्टेशन दिखाई देता है फॉर दैट वन मोमेंट. और दूसरी मोमेंट तो चला गया. तो एडिसन ने कितने सारे फिलामेंट उड़ा के ये बनाया था, ये तो खुद एडिसन को भी नहीं मालूम. लोगों ने बोला था छोड़ दे, तुझसे ना हो पाएगा. तो एडिसन ने बोला ना, मैं ही करूंगा, बल्ब तो मैं ही इन्वेंट करूंगा. एंड करीबन ऐसे बात सुनी है मैंने कि करीबन 10,000 फिलामेंट्स यूज कर ली उसने. और ये आखिर में टंगस्टन बरामद हुआ. तो लोगों ने बोला यू हैव फेल्ड. टंगस्टन, एडिसन ने बोला, टंगस्टन क्या, एडिसन ने बोला आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 filaments that don't give light. So what positive attitude, lovely positive attitude. So I am going on to illustration 3.5. I hope you've opened your textbooks now. Page is 112 and scene is like this. कनेक्शन है रेजिस्टर्स के, 2 4 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं एज यू कैन सी. आगे जाते हैं
ये 1 ओम है और आगे जाते हैं फिर से पैरेलल कनेक्शन आ रहा है, ये 12 ओम का और ये 6 ओम का, and all this is connected with a battery having an EMF of 16 volt and internal resistance छोटा r 1 ohm. Let me demarcate the various points. This is A, this is B, this is C, and this is D. The first question that they have asked, find the equivalent resistance of the above combination. तो equivalent resistance find करने का तरीका, okay, between A and B, can you see 4 ohm and 4 ohm are in parallel? हम तरीकेवार जाएंगे. Between A and B, 4 ohm and 4 ohm in parallel. तो पैरेलल वालों का क्या होता है इक्वेशन? 1 by r dash is 1 by 4 plus 1 by 4. 1 by 4 plus 1 by 4 is 2 by 4. That is 1 by 2. तो इन दोनों के पैरेलल कनेक्शन का मिल गया 2 ओम. ओके, ये 1 ओम तो है ही. अब ये 12 और 6. So between C and D, 12 ohm and 6 ohm are in parallel. तो फिर से पैरेललिटी, तो 1 by r डबल डैश नाम देंगे. 1 by 12 प्लस 1 by 6, 2 2 ऊपर नीचे, तो 12, 2 और 1 3. Oh, तो this is 1 by 4. So r double dash is 4 ohm. Now, अब ये 4 ओम का 2 ओम, ये 1 ओम तो है ही, 12 और 6 का 4. डू यू अग्री ये तीनों सीरीज में है? फाइनली 2 ओम, 1 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज. और सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, we'll call it R equivalent. 2 प्लस 1 प्लस 4 जो मिलता है हमको 7 ओम. सो R equivalent is 7 ओम. बराबर. अब उन्होंने कहा है फाइंड द करंट. अच्छा, करंट यहां से शुरू होता है, we'll call it I. यहां जाता है, ये यही I इधर, यही I इधर और यही I नीचे. आपने देखा हमने इक्विवेलेंट में सिर्फ इतना लिया क्योंकि यही हमारा सर्किट है, ये तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. पर करंट में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो बी पार्ट है फाइंड द करंट. तो करंट I, टोटल करंट, इज नेट EMF. आई एम गोइंग टू राइट दिस अ लॉट, ओवर टोटल रेजिस्टेंस. सो दैट इज एप्सिलॉन ओवर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, छोटा r. सो I is epsilon over R equivalent plus छोटा r. This is 16 over R equivalent 7 plus internal resistance 1. 7 plus 1 is 8. I is 16 by 8. So I is 2 amp. Not only this, they have also asked us to find the current through each resistor. Okay, तो each resistor के लिए आप मुझे देखना पड़ेगा किस तरह डिवाइड हो रहा है. अब ये करंट I यहां तक आ रहा है और यहां पे आके डू यू एग्री पैरेलल कॉम्बो में डिवाइड हो जाएगा. पर क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यू विल एग्री करंट आल्सो डिवाइड्स इक्वली. तो यहां पे I/2, इसमें भी I/2. सो लेट मी राइट दैट कि ये हमारा बी ही चल रहा है अब तक. करंट थ्रू ईच रेजिस्टर बिटवीन ए एंड बी, current divides equally between the two 4 ohm resistors. So current through each 4 ohm resistor, हर एक में करंट है I/2, मतलब 2/2, which is 1 amp each. So current through each 4 ohm resistor is 1 amp. अब 1 ohm के थ्रू तो करंट आई जा रहा है 2 amp. अब इनके थ्रू क्या जाएगा, ये तो अलग अलग है. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना.
तो लेट मी फाइंड आउट, पहले लिख लेता हूं, करंट थ्रू 1 ohm is 2 amp, current through 1 ohm is 2 amp, current through 1 ohm is I which is 2 amp. Okay, now अब यहां आके ये करंट दोनों में अनइक्वल डिवाइड होगा क्योंकि ये 12 है और ये 6, लेट अस से इसमें I1 है और इसमें I2 है. सो अब ये I1 I2 कैसे फाइंड करेंगे? डू यू एग्री बोथ आर इन पैरेलल? और पैरेलल में होने से द पीडी अक्रॉस ईच विल बी सेम. लेट I1 फ्लो थ्रू 12 ohm and I2 flow through 6 ohm. Therefore, as both are in parallel, so the potential difference between C and D is या तो तुम 12I1 ले लो I into R या 6I2 ले लो, दोनों बात एक ही है. पर यहां से मुझे 12I1 और 6I2 का रिलेशन मिलता है. सो डू यू सी I2 विल बी 2I1. नंबर क्या है? कुछ है ही नहीं. अच्छा, ऑल्सो ये I1 I2 निकले कहां से? I में से ही निकले ना. तो I is I1 plus I2. I2 की जगह 2I1, I1 plus 2I1. So 3I1 is I कितना था? 2 amp. तो यहां से मुझे I1 मिल गया 2/3 एंड I2 तो यहीं पे है, रिलेशन ये रहा. एंड I2 is 2I1. I1 कितना? 2/3. तो 2 2s are 4. 4/3. देखा, इसको कहते हैं वोल्टेज का सेम होने से करंट का डिवीजन फॉर्मूला. तो 12I1 12 इंटू I1 इज 6 इंटू I2 और ये यूज करके मैंने I1 I2 निकाला. खत्म हो गया सर? नहीं सर, सी पार्ट भी है. सी पार्ट है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी बी सी एंड सी डी? वी ए बी वी बी सी. अच्छा, ए और बी के बीच में तुमने देखा 4 और 4 पैरेलल में है, तो या तो तुम दोनों का इक्विवेलेंट ले लो. 4 और 4 का इक्विवेलेंट कितना था? 2. और करंट ले लो I. तुमको जैसा करना है, या तो 4 इंटू I/2 कर लो या 2 इंटू I कर लो, डजंट मैटर. 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 वोल्ट. अच्छा, बी सी मतलब ये बी और सी के बीच में तो 1 ओम ही है, तो 1 इंटू करंट कितना है? I. तो 1 इंटू 2 is how much? 2 volt. and VCD तुमको 12I1 लेना है 12I1 ले लो, 6I2 लेना है 6I2 ले लो, या इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला के मल्टीप्लाई बाय I लेना है. जो लेना है ले लो, आंसर सी नहीं आएगा. 12I1 I1 कितना है? 2/3. तो 3 4s are 12 and 4 2s are 8. अभी कोई शाना ये सबको टोटल मार रहा होगा. 8 और 2 10, 10 और 2 14. सर ये टोटल क्या तरफ तो 14 ही है और ये 16 है. बेटा तूने ये सब कुछ कंसीडर कर लिया, इसको नहीं किया ना. बाकी का इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होएगा? 1 इंटू I कितना है? 2. तो 1 इंटू 2 इज हाउ मच? 2. लगा ले इसमें 2, हो गया 16. सो दिस इज द आइडिया जो इलस्ट्रेशन 3.5 में, वेरी वेरी लवली इलस्ट्रेशन. सो इतना ही लिख ही दूंगा, अभी लिख ही रहा हूं. तो द पीडी अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर is I into छोटा r, which is 2 into 1, which is 2 volt. Thus total is 4 plus 2 plus 8 plus 2, which is 16 volt, जो हमारे एप्सिलॉन के साथ अग्री कर जाता है. Fair enough? Have a look at it. मैं उड़ा देता हूं फटाफट. आगे बढ़ते हैं, एक थियरी टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर से कुछ एक न्यूमेरिकल करना है. ओके, YouTube पे तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आराम से वॉच इट. ओके, अब जैसे रेजिस्टर के कनेक्शंस किए थे, उसी तरह बैटरी सेल्स के भी कनेक्शन होते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूं. साधारण स्टफ, सेल कनेक्शंस, वही सीरीज और पैरेलल, सेम ओल्ड. पहले सीरीज वाला देख लेते हैं.
मेरे पास दो सेल है, ये पहला जिसका ईएमएफ है ε1 और ये दूसरा जिसका ईएमएफ है ε2. एज यू कैन सी आई हैव कनेक्टेड देम एंड टू एंड एंड इस तरह कनेक्ट किया है मैंने. ये ε2 वाला किस दिशा में करंट देगा? इस दिशा में. ε1 वाला किस दिशा में करंट देगा? इसी दिशा में. तो एज यू कैन सी द करंट थ्रू दिस होल इज सेम, it is in the same direction. We'll call it I. Let me demarcate 3 points. This is A, this is C and this is B. मैंने इनमें इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया है, मैं करूंगा अभी. नाउ these two cells are connected in helping condition. सर तो अपोजिंग कंडीशन कैसा होता है दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में. हेल्पिंग मतलब एक ही दिशा में करंट डाल रहे हो तुम, तो ये भी इसी दिशा में डाल रहा है, ये भी इसी दिशा में डाल रहा है, दोनों मिलके करंट डाल रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and C, A and B, this is how much? VA minus VB. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V, isn't it ε1 minus IR1? वही टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा. उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C, VB minus VC, same old ε2 minus IR2. This is the very same equation I use for terminal voltage. Thus, if both these cells, both these cells नहीं, अभी नहीं, the potential difference, so potential difference between points A and C, VA minus VC. क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? VA minus VB plus VB minus VC. Can I do this? मैंने माइनस VB प्लस VB इंट्रोड्यूस किया, और क्यों किया? ताकि मैं इन दोनों इक्वेशंस का लाभ ले सकूं. तो VA माइनस VB में मैं इसको लगाऊंगा, VB माइनस VC में मैं इसको लगाऊंगा. So this is ε1 minus IR1 plus ε2 minus IR2. उठा पटक करेंगे, ε1 plus ε2 minus I, equation number 3. This is VA. अच्छा, if both cells are replaced, equivalent का मतलब क्या होता है? Replaced by a cell having EMF epsilon equivalent and internal resistance are equivalent. तो पची मतलब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके एक ही सेल लगाओ, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, तो VA माइनस VC कितना हो जाएगा? Isn't it epsilon equivalent minus I into R equivalent, same old. ये इसलिए लिखा गया है ताकि तुम 3 और 4 कंपेयर कर सको. दोनों इक्वेशंस VA माइनस VC के ही है. एंड thus कैन यू सी, ये जो टर्म है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट वो इसके साथ मेल खाती है, और ये जो टर्म है आर इक्विवेलेंट वो इसके साथ मेल खाती है. सो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ब्लू में लिखते हैं, आंसर आ गया मेरा फाइनल, इज ε1 प्लस ε2 एंड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2. ओके, मैटर क्लोज है. अब है अपोजिंग कंडीशन कैसा होता? अपोजिंग कंडीशन कुछ ऐसा होता है. ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए जरा, आर यू एबल टू सी? ये किस दिशा में करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है? इस तरफ. और ये किस दिशा में डाल रहा है? उस तरफ. कैन यू सी? दोनों करंट अलग अलग दिशाओं में लेके जाना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अपोजिंग कंडीशन. एंड इसमें क्या हो जाएगा? इफ बोथ सेल्स आर केप्ट लाइक दिस, देन नेट ईएमएफ विल नॉट बी ε1 प्लस ε2, इट विल बी ε1 माइनस ε2. तो if both cells are kept like this,
Then here in this particular case, in this case, equivalent EMF epsilon will be epsilon 1 minus epsilon 2, but R equivalent पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती. रेजिस्टर तो रेजिस्टर होता है, उसका प्लस माइनस नहीं होता. तो इसमें हेल्पिंग हो या अपोजिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 ही होता है. तो आप पे डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह रख रहे हो, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो इन दिस पर्टिकुलर केस एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज व्हाट 10 प्लस 5 विच इज 15. पर अगर आप इस तरह रख रहे हो, ये 10 और ये 5, तो यहां पे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना होता है 10 माइनस 5 विच इज 5. ऑलराइट, ये दोनों मिल गए, ये दोनों अपोज हो गए. तो ये हो गया आपका सीरीज कंडीशन, सीरीज कनेक्शन. एंड अब फाइनली आता है पैरेलल कंडीशन. पैरेलल में वही सेम ओल्ड स्टफ, दो सेल्स होंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2, और दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में. प्यारे लाल कनेक्शन. देखिएगा वही फंडा है. ये पहला सेल, ये दूसरा सेल. Okay, let's call this point B1, let's call this point B2. This is epsilon 1, this is epsilon 2. Do you agree? अब दोनों अलग अलग करंट देंगे. जैसे ये करंट देगा I1, ये करंट देगा I2, और ये दोनों I1 और I2 यहां आके मिल जाएंगे, देंगे करंट I. बराबर है. सो यहां पे मिलन होने वाला है. Let me call this A and C. Okay, now here epsilon 1 and epsilon 2 are in parallel, और दोनों के रेजिस्टेंस R1 और R2 भी वैसे ही हैं. Now the potential difference between B1 and B2 due to upper cell, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VB1 माइनस VB2, वही epsilon 1 माइनस I1 R1. लेडीज, उसमें I था पर इसमें करंट I1 होने से this becomes epsilon 1 minus I1 R1. उसी तरह PD between B1 and B2. सर दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, जो इधर वही इधर. तो वही सेम ओल्ड. अब मैं नीचे वाला सेल लूंगा. VB1 minus VB2 is epsilon 2 minus I2 R2. अच्छा, हमारे से गलती हो गई, पर कोई गलती ना हुई है, अभी सिर्फ अभी मैंने दिखाया है आपको. नाउ ये नंबर, इसको क्या बोलते हैं? V बोले इसको, V बोलते हैं इसको. चलो इसको V ही बोलते हैं. हाँ, इसको V बोलते हैं. अच्छा, तो अब यहां से फ्रॉम 1 V is epsilon 1 minus I1 R1. ये माइनस I1 R1 को इधर लूंगा, V को वहां ले लूंगा, तो I1 R1 is epsilon 1 minus V. और अब I1 को आइसोलेट करके R1 को नीचे उतार दूंगा, तो I1 is epsilon 1 by R1 minus V by R1. इसके साथ भी वही सलूक करते हुए, डू यू एग्री, मुझे I2 भी मिल जाता है epsilon 2 by R2 minus V by R2. अब इन दोनों का क्या करना है? फ्रॉम द फिगर, डू यू एग्री टोटल करंट I is I1 plus I2. तो यहां I1 लगाने का, यहां I2 लगाने का. epsilon 1 by R1 minus V by R1 plus epsilon 2 by R2 minus V by R2. अब जो जो कॉमन आ रहे हो ले लो. epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 इधर ले लो, माइनस ये V दोनों में कॉमन होता है, V बाहर 1 by R1. अच्छा, टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये स्टेप के बाद सीधा फाइनल स्टेप कर दिया है, पर मैं इतना कमीनापन नहीं करूंगा, डोंट वरी. मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं ये. उसी तरह LCM R1 R2. अब मुझे चाहिए V, तो V को पूरा इस तरफ ले आऊंगा मैं.
आप लोग रहिएगा मेरे साथ, बने रहिए। मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ओके, तो ये v वाला ये साइड ले लिया मैंने, v r1 प्लस r2 ओवर r1 r2 इज एप्सिलॉन 1 r2 प्लस एप्सिलॉन 2 r1 ओवर r1 r2 माइनस i। अच्छा, पूरे इक्वेशन को r1 r2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से नीचे से उड़ जाएगा, यहां से उड़ जाएगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस i। एंड अब ये r1 प्लस r2 उतार दूंगा नीचे, तो v इज एप्सिलॉन 1 r2 प्लस एप्सिलॉन 2 r1 ओवर माइनस i। आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयर विथ v इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस i इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या नंबर था इसका पता नहीं, 4 या 5 था, 5 और ये है 6। ध्यान से देखिए, ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, यहां ये आर इक्विवेलेंट i के साथ, यहां ये, तो कंपेयरिंग वी गेट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन 1 r2 प्लस एप्सिलॉन 2 r1 over r1 plus r2 and r equivalent is r1 r2। आप चाहो तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, या मैं जो रिफाइंड इक्वेशन आपके लिए लाया हूं वो भी आप यूज कर सकते हो। किस तरह देखें, और गवर्नमेंट ने आपको एक और इक्वेशन दिया है, और 1 by r equivalent can be written as 1 by r1 plus 1 by r2। देखोगे वही आंसर आएगा। एंड एप्सिलॉन इक्विवेलेंट by r equivalent is एप्सिलॉन 1 by r1 plus एप्सिलॉन 2 by r2। और ये इक्वेशन ज्यादा कारगर इसलिए है क्योंकि आप उनको n सेल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इफ यू हैव n cells, 1 by r equivalent would be 1 by r1 plus 1 by r2 plus tak 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 plus 1 by rn। Epsilon equivalent by r equivalent will be epsilon 1 by r1 plus epsilon 2 by r2 plus tak 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 plus epsilon n by rn। तो ये हो गया equations in parallel। I want you to open your textbooks to numerical number 4। वैसे इसके कोई numerical है नहीं, ये थियरी टॉपिक नहीं आता। अब कुछ एक न्यूमेरिकल करके आज के दिन की पूर्णाहुति करेंगे, आज के लेक्चर की। लेट्स गो, न्यूमेरिकल नंबर 4। Nobody is reading it, so I might as well। numerical 3.4। 3 रेजिस्टर है और कुछ अजीब कलर के हैं, अजीब वैल्यूज है उनकी, मैं भूल चुका हूं पर याद आ जाएगा। 2, 4 and 5 आर इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 2, 4 and 5। सो R1 is 2 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm और तीनों किस में है, पैरेलल। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट देव आस्क्ड इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, इन पैरेलल इट्स एनीबॉडीज गेस। 1 by r equivalent is 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। so 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या है, 20 आई गेस। तो यहां 10, 4 5s are 20 and 5 4s are 20। so 19 by 20। बट ये 1 by r इक्विवेलेंट है, तुमको पलटी मारना पड़ेगा। r इक्विवेलेंट 20 by 19 ohm। very lovely। the second question is combination connected to a battery EMF 20 volt, internal resistance negligible, determine current through each resistor and total current। okay, तो तीनों को कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। थोड़ा सा दबा देंगे इसको, सो बी लगा देंगे, एप्सिलॉन 20 वोल्ट चाहिए। तो ये आपका R1 2 ओम, ये R2 4 ओम और ये R3 5 ओम। किसके अक्रॉस है,
20 वोल्ट की बैटरिया। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर इस तरह का सीन है तो इसमें से करंट आई निकलेगा 20 यहां पे I3 जाएगा, यहां I2 जाएगा, यहां I1 जाएगा। ओके, ये डिवीजन की बात तो बाद में करते हैं, पहले इन सब का इक्विवेलेंट कितना है 20/19, तो पहले करंट आई फाइंड कर लेते हैं। नाउ बाय ओम्स लॉ V is I into R equivalent, तो V कितना है 20/19 is I into V का 20/19 और फिर 20 I into R equivalent 20/19 है, तुम भी है ना, 20 चला गया तो I आ गया तुम्हारा 19 बिग एम्पियर। वो मैन 19 एम्पियर आ चुका है। कौन है? क्या हो बेटा? हेलो, कौन था? कौन चिल्ला रहा था? अबे साला लेक्चर में मिल जाता है वहीं पकड़ के लपेट देते साले। 19 एम्पियर आ चुका है। अब तुमको चाहिए हर एक के थ्रू कितना होगा। डू यू अग्री ऑल आर इन पैरेलल? तो बाय ओम्स लॉ, मैंने देखा 10 मिनट है अभी। V इज I1 R1, तो हाउ मच इज I1? V बाय R1। V कितना है 20, R1 कितना है 2, तो I1 आ गया 10 एम्प। एंड V इज I2 R2, तो I2 इज V बाय R2। V कितना है 20, R2 कितना है 4, दिस इज 5 एम्प। एंड फाइनली I3 is V by R3, same old logic, 20/5 which is 4 amp। टोटल मारो 10, 5, 4 हो गया 19, तो 19 एम्पियर का फंडा है ये। The next numerical I am doing is numerical number 13। check numerical number 13। टाइम 2 मिनट ही बचा है। मेरे में 10 मिनट बता रहा है, हमारे में 2 मिनट ही बता रहा है। 2 मिनट ही बता रहा है। ओके, 2 मिनट के बाद कट जाए तो फिर राम राम अभी से बोल देता हूं। न्यूमेरिकल 3.13। 13 नंबर क्या कहता है? नंबर डेंसिटी दिया हुआ है 8.5 into 10 raised to 28, 8.5 into 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब। हो सकता है मैं एक आध न्यूमेरिकल और करके यूट्यूब पे डाल दूं, तो आप उसको देख लेना। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक? टी फाइंड करना है। To drift from one end of 3 meter long wire, L is 3 meter, to the other end, and area is 2 into 10 raised to minus 6 meter square, and carrying current 3 ampere. Easy peasy Japaneese, I like Nevada। अच्छा, do you know speed is distance traveled over time? So this is the biggest idea। VD drift speed is distance L over time t। कितना कवर करेगा लेंथ L, तो टाइम t is NELA by I। तुम्हारे पास n है 8.5 into 10 raised to 28, E की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19, लेंथ है 3, एरिया is 2 into 10 raised to minus 6, and the whole is over 3 amp। You think you can do this? Very easy sum। डुएबल या चले गए? डुएबल है ना, अभी चालू है ना? ऑलराइट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू नंबर 16 देखिए। अच्छा, मैं इसको उड़ा ही देता हूं, आप कर लेना इसको घर पे। न्यूमेरिकल 3.16। अच्छा, न्यूमेरिकल 3.16 करने के लिए तुमको जरूरत है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन की, मैं इसको नोट में लिखूंगा। I'm sure everybody knows R is rho L by A। अच्छा, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया? L square area into length, isn't it? Volume conditions, I tend to use this equation
R is rho L square by V. यहां से मैं न्यूमेरिकल शुरू करता हूं. दोनों वायर की लेंथ सेम है, सो लेंथ एल्यूमिनियम इज सेम एज लेंथ कॉपर एंड दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम है. रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंस कॉपर. उन्होंने पूछा है विच वायर इज लाइटर, मतलब मास कंपेयर करना. ओके, गिवन resistance aluminium is resistance copper. Resistance is what? Rho L square by V. So rho aluminium into length aluminium square by volume aluminium is rho copper into length copper का square over volume copper. by length same है, कट गए दोनों. So मुझे क्या मिलता है? Rho aluminium by rho copper is volume aluminium by volume copper. This is my first equation. Now I am going to use this idea. You know, mass is density into volume. You still there or you've gone? Okay, so mass. Now mass aluminium is density aluminium into volume aluminium. Mass copper, मैंने डेंसिटी को डी इसलिए लिखा है क्योंकि रो इज रेजिस्टिविटी. डेंसिटी कॉपर इनटू वॉल्यूम कॉपर. लेट मी डिवाइड बोथ ऑफ देम. तो माल बाय माकू इज दाल बाय डाकू इनटू वाल बाय वाकू. ओके, दाल इज डेंसिटी एल्यूमिनियम, डाकू इज डेंसिटी कॉपर, वॉल्यूम एल्यूमिनियम, वॉल्यूम कॉपर. नाउ व्हाट इज वाल बाय वाकू? इजंट इट रोआल बाय रोकू? तो दाल बाय डाकू into Roal by Roku. And what am I supposed to get? I'm supposed to find Mal by Maku. Do I have Dal and Daku? Do I have density aluminium? Yes. 2.7, copper का 8.9. So 2.7 by 8.9. Roal, Ro aluminium, 2.63 into 10 raised to minus 8. And Ro copper, 1.72 into 10 raised to minus 8. 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 8 कट जाना और तुम ये मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लाओगे तो माल बाय माकू comes out to be 0.46. Can you see this ratio is less than 1? Since this ratio is less than 1, it indicates that mal is less than maku. That is, mal less than maku. So it means aluminium is lighter than copper. This is the moral of the story. And यहाँ पे हम रुकेंगे. And next time we will try to do more sums and we'll try to move ahead in this chapter. Thank you so much. Happy solving.